Today we are going to study the first chapter from the book Fundamentals of Human Geography. The name of the chapter is Human Geography, Nature and Scope. So before starting the chapter, I would like to explain you what is geography. Geography, it is a discipline to understand the earth as a home of human being and to study its element. Geography has been divided into two parts, nature and human being. In nature, we study about the physical geography, and in human being, we study about the human geography. And here's the name of our chapter, Human Geography. Human Geography की 3 डेफिनेशन दी गई है हमारी बुक में. फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो रेड्जल द्वारा दी गई है. उसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है जो एक रिलेशनशिप है ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच. सेकंड है वो एलन सी सिंपल ने दी है. उन्होंने कहा है कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है अगेन ये एक रिलेशनशिप है बट इट इज़ बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. अनरेस्टिंग मैन इसलिए कहा गया है क्योंकि ह्यूमन जो अर्थ ने इन्वायरमेंट उन्हें दिया है उसके ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं. एंड अनस्टेबल अर्थ because earth also keep changing, developing new things, even like soil and nature like trees. Third one, पॉल विडाल, इन्होंने उन दोनों की जो डेफिनेशन है उससे थोड़ा अलग डिफाइन किया है. इन्होंने कहा है कि कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ एंड गवर्निंग अवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बीइंग विद इनहेबिटेड. मीन्स इन्होंने भी यही कहा है कि एक रिलेशनशिप जो अर्थ और ह्यूमन बीइंग के बीच में है और इसकी हम ह्यूमन बीइंग जो और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं उससे यह ह्यूमन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आया है. इन तीनों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन की हमने कंक्लूजन निकाला है वह ये है. फोकस प्लीज. इट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएट हुआ है. और वो कैसे क्रिएट हुआ है जब ह्यूमन बीइंग और नेचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से. अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की जो 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. इन तीनों को मैं एक एक करके समझाऊंगी. सबसे पहले है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. इसको एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. क्या मतलब है इसका? ह्यूमंस नेचर के जैसे बन जाए या नेचर पे डिपेंडेंट हो जाए, समथिंग लाइक दैट. यस, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वह पीरियड था जब ह्यूमंस के पास टेक्नोलॉजी एकदम लो लेवल की थी. मीन्स हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस वर प्रिमिटिव एट द प्रिमिटिव स्टेज एंड जो नेचर था वो बहुत पावरफुल था. इसको हम डिफाइन करेंगे कि ऐसा पीरियड व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बट ह्यूमन इज एट इट्स प्रिमिटिव स्टेज एंड नेचर इज एट इट्स हाईएस्ट पीक. इसके एक एग्जाम्पल भी दिया हमारी बुक में. बेंदा एक ट्राइबल मैन या एक ट्राइबल बॉय है, वो कैसे अपनी पूरी जिंदगी उस फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है. उसे पानी पीना होगा तो वो स्ट्रीम से जाके पानी पिएगा. उसे अगर खाना खाना है तो वो प्लांट से तोड़कर खाएगा. उसे अगर एक फेयर के लिए हर्ब्स ढूंढने हैं तो वो भी वहाँ उसी जंगलों में ढूंढेगा. और जब बाहर से कुछ हंटर्स वहाँ आ गए तो उसने बचने के लिए भी जो नेचर था, जो फॉरेस्ट था, उसी की हेल्प ली. सेकेंड इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा. आप सोचो कि भाई नेचर यहाँ पावरफुल था, अब ह्यूमन कैसे पावरफुल हो गए? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो बढ़ गया. वो कैसे? क्योंकि हमने जब नेचर के साथ इंटरेक्ट किया तो हमें पता चल गया कि हम नेचर से क्या क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं. जैसे कि हमें हीट और जब फ्रिक्शन के बारे में पता चला तो हमने क्या फाइंड आउट किया? फायर. ओके. इन द सेम वे जब हम मीन्स ह्यूमन बीइंग नेचर से ज़्यादा पावरफुल हो गए तो नेचर हमारे अंडर आ गया. ये हम इसे ऐसे भी डिफाइन, इसको पॉसिबिलिज्म भी कह सकते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी वी से, राइट. इट इज द स्टेज व्हेन ह्यूमन बिकम powerful
become weak. एग्जाम्पल में हमारी बुक में कैरी एक लेडी है जो कि एक बहुत ही कोल्ड जगह पर रहती है, बट जब वो अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ एक ग्लास की बिल्डिंग है जिसका टेम्परेचर 23 डिग्री है और उनकी टेबल पर हमेशा एक ऑर्चिड का फ्लावर लगा रहता है। वो आप सोचोगे इतने हार्श क्लाइमेट में ऑर्चिड का फ्लावर कैसे मिल जाएगा? ये सब वार्म क्लाइमेट क्रिएट किया गया है ह्यूमन की मदद से। और उसमें ये भी दिया गया है कि शी इज ऑफ 52 एज बट शी लुक्स लाइक अ 30-year-old वुमेन। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव gain all this because of technology. Third thing is very important, stop and go determinism और neo determinism. ये 5 marks का पूछा जाता है most probably. Okay? इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कॉन्सेप्ट को एक ऑस्ट्रेलियन जोग्राफर ने डिफाइन किया था जिसका नाम था ग्रिफिथ टेलर इन 1920। उन्होंने इस टर्म को मध्य मार्ग का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ना ही देयर इज एन एब्सोल्यूट चांस ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन नॉट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। सब कुछ बैलेंस होगा तो एवरीथिंग वुड बी गुड। उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन नेचर का यूज करे, पॉसिबिलिज्म, अगर वो जैसे कि एसी क्रिएट हुआ है, हीटर क्रिएट हुआ है, अगर वो और भी चीज़ें नहीं डेवलप करना चाहते हैं बट अगर वो लिमिटेशन के अंदर क्रिएट करते हैं देन इट्स फाइन, बैलेंस बना रहेगा। बट अगर उसे एक्सीड करेंगे तो इट वुड बी हार्मफुल। जैसे कि इसके रिजल्ट्स हमने देख रखे हैं, ग्लोबलाइजेशन है, एक्सेसिव हीट एंड मैनी मोर, लाइक ग्लेशियर इज मेल्टिंग। ऑल दीज आर इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज और एक्सेसिव टेक्नोलॉजी यूजिंग ऑफ आवर। ओके, अभी हम पढ़ेंगे द थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, लाइक हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड। और हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को एक टॉपिक क्यों लिया स्टडी करने के लिए? तो अगर हम फर्स्ट अप्रोच को देखेंगे तो ये है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ये वह टाइम था जब इम्पेरियल मीन्स जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम के ट्रेडर्स थे वो यहाँ पर डिफरेंट लैंड में आए, उन्होंने लैंड डिस्कवर किया और उसमें उन्हें नई नई चीज़ें देखने को मिली। तो वो एक नया चीज़ थी जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। फिर सेकंड अप्रोच है रीजनल एनालाइज। जब वो एक जगह पे पहुँच गए तो उन्होंने उस एक पार्ट को पढ़ा, एक टोटली एक एरिया को जाना और उन्हें लगा कि अगर एक एरिया में ये चीज़, एक इसके फीचर्स ऐसे हैं तो टोटली होल वर्ल्ड के ऐसे होंगे। बट इन 1990 जब नई अप्रोच आई एरियल डिफरेंशिएशन, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया की एक नेक्स्ट अप्रोच है एरियल डिफरेंशिएशन जो 1930 में हुई थी। इसमें एक पर्टिकुलर एरिया क्यों यूनिक है उसके ऊपर फोकस किया गया था। देन 1950 और 1960s में एक अलग अप्रोच आई स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प से ज्योग्राफी को स्टडी करने में और ज़्यादा हेल्पफुल था वो। देन 1970 में क्योंकि जब उन्हें लगने लगा कि ज्योग्राफी डीह्यूमनाइज्ड हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के लॉ पर डिपेंडेंट वो सारी चीज़ें स्टडी कर रहे थे ज्योग्राफी के, तो 3 स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुए जो कि थे ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियर। वो उनकी एक एक लाइन में मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। वेलफेयर स्कूल जो था वो ह्यूमन बीइंग के अच्छे के लिए, जैसे कि उनके हाउसिंग फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी को देखने के लिए बनाया गया था। और इस सब्जेक्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी ने इवन एग्जाम्स भी कंडक्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं। सेकेंड इज रेडिकल स्कूल। ये जो कॉज ऑफ पॉवर्टी था, डिप्रेशन था, सोशल और जेंडर इनइक्वालिटी थी, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी उससे रिलेटेड है, लोगों में इक्वालिटी लाने के लिए जो स्कूल था वो यह था। थर्ड वन इज बिहेवियर स्कूल। इसमें लोगों की लाइफ, लाइक कैसे उनकी लाइफ, इसमें लाइक लोगों की रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन, उनकी बिहेवियर, उनका वे ऑफ लिविंग, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया था। देन 1990 में जो लास्ट अप्रोच है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की, उसमें जो यूनिवर्सल थ्योरीज थी उनको अप्लाई करके ज्योग्राफी को और डीप में स्टडी करने की उन्होंने साधन खोजे। अब जो लास्ट पार्ट बचा है चैप्टर का, फील्ड्स एंड सबफील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा
था कि ज्योग्राफी मदर डिसिप्लिन है सारे सब्जेक्ट्स की, कि लाइक हाउ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट। इसमें भी ऐसा ही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी का एक पार्ट है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की भी सिस्टर डिसिप्लिन्स क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट सोशियो ज्योग्राफी दिया हुआ है, उसमें हमें बिहेवियर ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगा जिसे साइकोलॉजी भी कहते हैं। देन ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग जिसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ज्योग्राफी ऑफ लीजर इसे सोशियोलॉजी कहते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इसे। जेंडर ज्योग्राफी को 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन स्टडीज़। और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी जो कि हम मेनली पढ़ते हैं हिस्ट्री। लास्ट इज मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमियोलॉजी जिसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड फील्ड है इसकी अर्बन ज्योग्राफी, इसमें हम अर्बन स्टडीज़ होगी अर्बन एरिया की, उसकी प्लानिंग, ऑल दिस थिंग्स के ऑल इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। थर्ड वन इज पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसका एक तो मेन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। सेकेंड इज इलेक्टोरल ज्योग्राफी जिसमें हम इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। थर्ड इज मिलिट्री ज्योग्राफी, इसमें हम मिलिट्री साइंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। नाउ फोर्थ वन इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, हम जानते हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी या पॉपुलेशन साइंस इस चीज़ को डेमोग्राफी कहते हैं। ये कई बार 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी, देन यू हैव टू से इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, इसमें हम अर्बन और रूरल प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर राइट ऑन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आपको बस डिफाइन कर देना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो उसकी सिस्टर डिसिप्लिन है ये है 4, उनमें से आप ज़रूरी नहीं कि सारों को डिफाइन करो, किसी 2 को डिफाइन कर दो और उनको आप उनके बारे में क्या जानते हैं 1-2 लाइन में अगर आप कह दें तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है सबसे पहले कि व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी, आप उनमें से कोई एक डेफिनेशन बताओगे तो वो भी ठीक है। उसके बाद जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड न्यू डिटर्मिनिज्म, इसमें से जो लास्ट वाला है वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है मोस्टली, और ये दोनों उनमें से 3 मार्क्स का पूछा जाता है।